वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास आपकी पार्ट सेकंड रहेगा, जिसमें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ मतलब जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन की बात की जाएगी। जिस प्रकार कंप्यूटर का युग आगे बढ़ता गया, उसी प्रकार कंप्यूटर की पीढ़ियों की आवश्यकता पड़ी। ये आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कंप्यूटर पहले पहले के रूप में मतलब आज के 20 साल 25 साल इनके सालों से पहले पहले या 50 साल 75 साल से पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे। कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, जिसकी वजह से उसमें उसको रखना और उनका कार्य करने की क्षमता और उनका खर्चा आय व्यय बहुत अधिक होता था। जो कंप्यूटर बहुत मतलब इंसान को, जो भी काम करने वाला है यूजर होता था, उसको असावधानियां खूब बरतनी जाती थी। सावधानियां बरतने जाने के बाद भी कंप्यूटर में वो खराबी अनेक प्रकार से हो जाती थी। इसलिए कंप्यूटर का जो जो युग बढ़ता गया, कंप्यूटर में अनेक अनेक प्रकार की चीजों का वर्गीकरण या विकास होता गया, नई नई चीजें विकसित की गई। इस प्रकार कंप्यूटर की नई पीढ़ी की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले कंप्यूटर की अभी तक 5 पीढ़ियां मतलब 5 जनरेशन है। 5 जनरेशन है, आने वाले समय में और भी आ सकती है। इसकी हम प्रूफ के साथ नहीं कह सकते, जबकि लेकिन अभी तक और हाल तक हमें पूछा गया है या किताबों में छपा गया है, केवल 5 पीढ़ियों के बारे में छपा गया है। इस प्रकार सबसे पहले हम कंप्यूटर की पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन मानते हैं। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन, इनके मध्य कितने का भी अंतराल हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनकी तारीखों का महत्वपूर्ण इमाम है। पहले कंप्यूटर थी 1942 से 1956, 1942 से 1956 तक। ठीक है। इस इस प्रकार की पीढ़ी में भाई यह कंप्यूटर की पीढ़ी थी, प्रथम कंप्यूटर की पीढ़ी थी 1956 से 1956 तक थी। एंड इनमें विकास हुआ। इस प्रकार की मतलब इस जनरेशन वाले कंप्यूटर बहुत ही बड़े थे, बहुत ही बड़े, और कार्य करने की क्षमता बहुत ही कम थी। इसमें आय व्यय बहुत ज्यादा होता था। मतलब यूं माने तो इनमें बिजली की खपत और पैसे और आमदनी बहुत होती थी। हाँ, काम करने पर ये कंप्यूटर बहुत गर्म भी होते थे। गर्म होने की वजह से इनका कार्य संतुलन समिति बिगड़ जाता था। कार्य संतुलन प्रगति इनकी बदल जाती थी, जिससे ये कार्य सही रूप से या सही ढंग से नहीं कर पाते थे। इस प्रकार के कंप्यूटर में इस प्रकार के कंप्यूटर में हार्डवेयर मतलब एक हार्डवेयर कंप्यूटर होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर, इस प्रकार के कंप्यूटर में हार्डवेयर कंप्यूटर के रूप में इनपुट जो आउटपुट इकाई होती है, इसी प्रकार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इस प्रकार की आकृतियां हैं कंप्यूटर, जिसमें हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब को प्रयोग में लिया गया, वैक्यूम ट्यूब को प्रयोग में लिया गया। और इन्हीं पीडी के साथ साथ पंच कार्ड का भी प्रयोग किया गया। पंच कार्ड का भी प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड, सॉफ्टवेयर के रूप में पंच कार्ड, हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब, ये दो इनकी मूल रूप से वस्तुएं ली गई थी। मूल रूप से दो प्रकार की वस्तुएं ली गई थी इसमें। और आपको बता तो दिए भी कि क्या क्या इसमें गुण थे। गुण, इन कंप्यूटर में क्या प्रकार के गुण थे। कंप्यूटर में सबसे पहले ये बहुत महंगे होते थे,
महंगे मतलब बहुत कॉस्टली होते थे, वेरी कॉस्टली। बहुत महंगे और बहुत गर्म मतलब अधिक गर्म, गर्मी उत्पन्न करते थे। वेरी लार्जेस्ट हॉट स्पॉटिंग का कार्य करते थे। और इनका साइज आकार भी बहुत बड़ा होता था। इनका आकार इनका आकार भी बहुत बड़ा होता था। इनका आकार भी बहुत बड़ा होता था। इनका बहुत आकार भी बड़ा होता था। और आकार बड़ा, बहुत गर्मी, बहुत महंगे, और मुख्यतः रूप में ये बहुत बिजली का खपत करते थे, बहुत बिजली की खपत करते थे, यानी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ एनर्जी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, किस प्रकार के कंप्यूटर ये करते थे। अब इस प्रकार के कंप्यूटर की मतलब पहले फर्स्ट वाले जनरेशन वाले कंप्यूटर आए 42 से 56 वाली पीडी फर्स्ट जनरेशन कहलाती है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब हार्डवेयर के रूप में चुना गया और पंचम कार्ड सॉफ्टवेयर के रूप में चुना गया। गुण इसमें बहुत महंगे, बहुत गर्म उत्पन्न करने वाले, आकार बहुत बड़ा होता था और बहुत इनकी बिजली खपत की जाती थी। अब इन प्रकार के कंप्यूटरों में सबसे पहले आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं मैं, उदाहरण के तौर पर आई नहीं टी बी एम टीबीएम 701 टीबीएम 701 ADVSC एनिक एनिक इस प्रकार के कंप्यूटर लिए गए। टेरोबाइट मशीन टीबीएम टेरोबाइट मशीन 701 टेरोबाइट मशीन 701 ADVSC एनिक इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल इंटरफेरेटिव ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मशीन। इन प्रकार की इनकी फुल फॉर्म बता चुका हूँ। इस प्रकार के इनमें ये कंप्यूटर लिए गए और ये कंप्यूटर भी थे। अब वैक्यूम ट्यूब की आकृति किस प्रकार की होती है। वैक्यूम ट्यूब है, उसकी आकृति पूछे, गोलाकार होती है। ठीक है, जिसमें आप बिजली के चार्जर होते हैं ना, चार्जर, इस प्रकार की आकृति होती थी इसमें। फुल साइज के बड़ी कॉस्टली होते थे। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी ये 1956 से चली ना, 1956 से 1965 सेकेंड जनरेशन हार्डवेयर के रूप में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में और उदाहरण के रूप में हमें बताएंगे 1956 से 1965। इस प्रकार की पीढ़ी में जब फर्स्ट पीढ़ी में इतना महंगा और कॉस्टली होने के कारण वो सुचारू रूप से काम नहीं होने लगे, तो दूसरी पीढ़ी मतलब नए उपकरण स्थापित या खोज करने लगे। दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर प्रयोग में करने लगे। ट्रांजिस्टर जो इस प्रकार से होते हैं आकृति के रूप में,
इस प्रकार के रूप में होते हैं। ये ट्रांजिस्टर आप अपने मोबाइल फोन के चार्जर में देखना, कभी भी यदि वो खराब हो जाए तो उसकी वो प्लेट होती है, मतलब उस चार्जर का सीपीयू मदरबोर्ड होता है, तो उस प्लेट के अंदर ब्लैक कलर में आपको मिल जाएंगे ब्लैक, और यहाँ व्हाइट 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 तार मिलेंगे, ये व्हाइट तार और ये ब्लैक कार्बन का रहेगा, ब्लैक कार्बन का रहेगा ये, जिसमें क्या प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया, जो बहुत ही बढ़िया और सुचारू रूप से अच्छा काम करने लगा इनकी तुलना में। लेकिन हालांकि ये भी महंगा था, ये भी महंगा था, ये भी महंगा था, लेकिन वैक्यूम ट्यूब से थोड़ा कम महंगा था, और थोड़ा कम महंगा था। इनका भी आकार तो हाँ साइज में देखे तो उनसे थोड़ा बड़ा था, छोटा था, लेकिन कहते हैं ना 100 में से 20% वो फुल सही था, उसी प्रकार 20% ये भी सही था। जब यदि इसको ऐसे माने कि ये बड़ी 20% शुद्ध है, तो इसको 35% या 40% के मध्य माना जाता है, तो इससे तो अच्छा बढ़िया होगा ना ये क्वालिटी में। इस प्रकार इसका प्रयोग किया गया, जिसका ट्रांजिस्टर में इसका प्रयोग किया गया। ये ट्रांजिस्टर चुंबकीय चुंबकीय टेप के रूप में सॉफ्टवेयर के रूप में चुना गया, और हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर चुना गया। ठीक है, हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर चुना गया, सॉफ्टवेयर के रूप में चुंबकीय टेप आप जैसे मैग्नेटिक टेप चुंबकीय आकृति, आपने सुना ना कि चुंबकीय टेप ब्लैक कार्बन की कॉपी होती है, उस प्रकार में ये खांचे होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, बहुत कठोर प्रकार के होते हैं, इन प्रकार के। कॉस्टली तो वो बता दिया, लेकिन जो फर्स्ट कंप्यूटर है उसकी तुलना में, फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर उसकी तुलना में बहुत बढ़िया काम करते हैं। अब इनके अंतर्गत एक उदाहरण आ जाते हैं कि IBM 7030, IBM 7030, CDC 1604, CDC 1604, हनीवेल 400, हनीवेल 400, कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मशीन, हनीवेल 400, 1604, ये सेकेंड कंप्यूटर जनरेशन के पीडी की कंप्यूटर है ये। अब थर्ड जनरेशन, इसमें अब इनके रूप में थर्ड जनरेशन देखते हैं। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में क्या लिया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर कुशल, तेज, क्या क्या काम बताए भाई, ट्रांजिस्टर के मुख्य रूप से क्या क्या कार्य बताए भाई। ट्रांजिस्टर क्यों लिया गया, ये तेज था, तेज, कार्य कुशल किससे था, वैक्यूम ट्यूब से, ये अच्छा था, अच्छा स्रोत माना जाता था, और इसमें बिजली की कम खपत बिजली की कम खपत होती थी, अत्यधिक गर्मी उत्पादन किया करते थे, ये अत्यधिक गर्मी उत्पादन किया करते थे, लेकिन फर्स्ट वाली जनरेशन पीढ़ी से कम किया करते थे। ठीक है, और इनको रखने के लिए स्थान की कम आवश्यकता पड़ती थी, जबकि पहले जनरेशन वाले कंप्यूटर की तुलना में इन्हें कम स्थान रखा जाता था।
इस पेटी में चुंबकीय कोर प्राइमरी मेमोरी और टैप चुंबकीय डिस्क सेकेंडरी भंडारण स्टोरेज क्षमता के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब एक इसी कंप्यूटर के रूप में भाई चुंबकीय टैप और चुंबकीय इत्यादि कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था। लेकिन मैं आपको एक बात तो बताऊं, मुख्यतः भाषा किस प्रकार की थी। फर्स्ट वाली जनरेशन वाले कंप्यूटर में भाषा किस प्रकार थी, सेकेंड वाले कंप्यूटर भाषा में किस प्रकार की भाषा थी। लैंग्वेज से क्वेश्चन आया जाता है। उदाहरण IBM से DC Honeywell, ठीक है। इसमें भाषा का बहुत महत्वपूर्ण रूप रहता है। भाषा कोबाल्ट और फोटोन, इनकी ये भाषा थी कोबाल्ट और फोटोन के रूप में उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं ये PD में शुरू की गई थी। कौन सी बात बताइए आपको? कोबाल्ट और फोटोन। कोबाल्ट फोटोन ठीक है। इनकी ये उच्च स्तरीय भाषाएं थी। भाषा के रूप में अनेक प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तीसरे प्रकार के कंप्यूटर की पीढ़ी, तीसरी जनरेशन की कंप्यूटर, इनका विकास होने के बाद ये दोनों कंप्यूटर की पीढ़ियों का विकास होने के बाद तीसरी कंप्यूटर की जनरेशन की पीढ़ी आती है 1900। ये लास्ट एंड खाता है 1965 से हुई थी ना, 1965 में हुई थी सेकेंड तीसरी कंप्यूटर की पीढ़ी की कंप्यूटर की जनरेशन की अवधि 1965 से 1975 तक थे। 1965 से 1975 तक थे। इन्हीं दोनों की जगह पहले और सेकंड वाले कंप्यूटर दोनों जनरेशन की जगह आईसी का प्रयोग करने लगे। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब ग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड सर्किट किस प्रकार और किस धातु या किससे बने होते हैं? ये धातुओं से बने होते हैं। आपने कुछ नाम सुना होगा, अर्धचालक धातु, कुचालक धातु, अर्धचालक सेमीकंडक्टर की धातुओं के नाम से बने होते हैं, जिसमें अर्धचालक धातु यानी सेमीकंडक्टर जो अनेक प्रकार की सिलिकॉन सेमीकंडक्टर अर्धचालक धातुओं से बने होते हैं, सिलिकॉन से ये बने होते हैं। आईसी सर्किट बने होते हैं। और दोनों कंप्यूटरों की महत्वपूर्ण से भी अधिकता, ये एकल आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, ये प्रतिरोधों और कैपेसिटर की बड़ी संख्या के रूप में ये कार्य करते थे। प्रतिरोधों प्रतिरोध कैपेसिटर के रूप में कार्य करते थे। ये आईसी सर्किट के प्रतिरोध और कैपेसिटर के रूप में कार्य करते थे, जो बड़ी संख्या के मान में रखा था। अब इनका महत्व क्यों लिया गया या क्यों महत्व ये उपयोग में क्यों लाया गया? क्योंकि ये चिप के समान होता था और इनका आकार बहुत छोटा होता था और अधिक कॉस्टली तो होता था, लेकिन छोटा कार्य की करने की क्षमता इन दोनों से तिगुनी, कार्य करने की क्षमता इनसे तिगुनी
और आकार में छोटा होता था। अब ये आईसी सर्किट आपको बताऊं, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड की वो प्लेट होती है ना, प्लेट, सिलिकॉन, सिलिकॉन हमें नाम लिया सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, सिलिकॉन की छोटे छोटे सफेद रूप के रूप में सफेद मिल जाएंगे, या यदि देख इनमें भी एक फर्क होता है। मदरबोर्ड की प्लेट, मदरबोर्ड की प्लेट है मदरबोर्ड, गुलाबी या पिंक या हरे इन रंग में हो तो वो काली दिखाई देगी, काली होगी सर्किट। और यदि पूरी वो प्लेट ही काली हो तो ये छोटे छोटे दाग, ये छोटे छोटे, ये सिलिकॉन, अनेक हजार सिलिकॉन बनने के बाद एक साथ मिलने के साथ ये आईसी सर्किट का निर्माण करते हैं। ये हजार सिलिकॉन पदार्थ मिलकर एक इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर में ये उपयोग किया जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा इनपुट आउटपुट, पहले क्या हुआ, पहले दो दो कंप्यूटर की पीढ़ियां गई, ठीक है। इस प्रकार की कंप्यूटर की पीढ़ियों में आउटपुट प्लस इनपुट, इनका भी भाग जुड़ने लगा। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस इत्यादि चुनिंदा भागों का उपयोग करने लगे। आउटपुट कीबोर्ड भागों का, इनपुट आउटपुट का प्रयोग में किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं का भाग होने लगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का आधार कार्य करने लगा। इस पीढ़ी में समय साझा टाइम शेयरिंग बहुत प्रयोगी किया जाता था। टाइम शेयरिंग, अब टाइम शेयरिंग, बहुत टाइम शेयरिंग किया जाता था, मतलब समय की बचत, समय की बचत की जाती थी और समय की बचत भी होती थी। हालांकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, समय की बचत की जाती थी, समय की बचत होती थी कि नई उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। पहली सेकंड पीढ़ी में फोर्टन और कार्बन माने कोबाल्ट, सॉरी फोटोन और कोबाल्ट इस प्रकार की भाषा की जाती थी, लेकिन इससे उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग करने लगे। फोटोन, इससे भी उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग करने लगे। फोटोन, फोटोन 4, पास्कल और कोबाल्ट इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने लगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर ये कार्य करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कार्य ये वर्क डन करते थे, ठीक है, वर्क डन, ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर वर्क डन किया करते थे। अब इन कंप्यूटर पीढ़ी के उदाहरण ये हम देख लिए, प्रतिरोध और कैपेसिटर के आधार पर कार्य करते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट किसका बने होता था, सेमीकंडक्टर अर्धचालक धातु से बना होता था, ठीक है। और इस कंप्यूटर की पीढ़ियों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया गया, फोटोन 4 और कोबाल्ट और पास्कल भाषा का प्रयोग किया गया। अब इन पीढ़ियों को आगे चलते चलते रूप में आउटपुट, इसी भाषा में आउटपुट इनपुट का रूप का भी प्रयोग करने लगा। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस इत्यादि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कार्य प्रणाली को संचालित रूप से चालू करते थे। अब इन कंप्यूटर की जो तीसरी थर्ड प्रकार की जनरेशन पीढ़ी है, इसके उदाहरण उदाहरण के रूप में देखें, तीसरे के उदाहरण देखें। तीसरी कंप्यूटर की पीढ़ी के उदाहरण देखें, IBM, IBM 360 370, IBM 360 370, सीडीसो 600, ठीक है, सीडीसो 600,
और IBM 360 और 370 का प्रयोग किया किया जाने लगा। PDP 8/11 पोर्टेबल डिस्क पोर्ट कॉम्बैट डिस्क इंटेलिजेंस ब्यूरो मशीन 360 370 CDC 600 PDP 8/11 इनका प्रयोग करने लगे। अब फोर्थ जनरेशन वाली कंप्यूटर की पीढ़ी, इनको बताया ये सॉफ्टवेयर के रूप में ये 1975 तक चली। 1975 तक चली तीसरी चौथी 1975 से लेकर 1988 तक 1975 से लेकर 1988 तक ये कंप्यूटर की पीढ़ी बहुत ही काम लायक थी। इसमें आपको क्या लगता है क्या प्रयोग में किया जाना चाहिए? इन प्रकार की कंप्यूटर की पीढ़ियों में मतलब इस प्रकार की जनरेशन थी, ये चौथी जनरेशन थी, बहुत जानकार थी, बहुत विकसित थी और मतलब हर चीज में इनकी पकड़ हो जाने लगती थी। सभी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, IC, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इन तीनों की जगह माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करने लगे। माइक्रो प्रोसेसर ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही कॉस्टली था, हालांकि अभी भी कॉस्टली है, था क्या, ये एक चिप के रूप में रहती है। मतलब चिप कौन सी? SD कार्ड वाली, ठीक है, एक्सटर्नल डिस्क के रूप में दिखाई देती थी, हजारों, अब ये बनती किससे थी? हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट मिलकर, भाई हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट मिलकर इनका प्रयोग किया जाता था। इंटीग्रेट हजारों सर्किट मिलकर, और ये कार्य किस पर करते थे? VSNL पर। VS हजार इंटीग्रेटेड सर्किट मिलते थे और ये कार्य करते थे। VLSI वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेटेड, ठीक है, सर्किट वेरी लार्ज मतलब हजार इंटीग्रेटेड सर्किट को मिलाकर एक माइक्रो प्रोसेसर यानी चिप का निर्माण किया जाता था, जो कार्य करने की क्षमता दुगुनी से कई गुना हो जाती थी। वहां तिगुना दोनों पीढ़ियों को अलग हटकर काम कर रहा था। वो IT सर्किट एक, यहाँ हजार इंटीग्रेटेड सर्किटों की हजार, तो उनका कार्य करने की प्रगति कितनी होगी? बहुत अधिक होगी ना। इसी प्रकार कार्य पद्धति बहुत अधिक होगी। ये माइक्रो प्रोसेसर है, सबसे पहले इंटेल कंपनी ने बनाया। इंटेल कंपनी में 1971 में, सॉरी 1971 में इंटेल कंपनी ने बनाया सर्वप्रथम। इंटेल कंपनी
और नाम भी इंटेल के नाम से ही इसे घोषित किया गया। इंटेल कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था 1973 में? इंटेल 404। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटेल 404 किस पीढ़ी में उपयोग किया गया? इंटेल 404 किस वर्ष में विकसित किया गया? इंटेल 404 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? इंटेल 1973 द्वारा। इंटेल इसमें एकल चिप और एक कंप्यूटर के सभी भाग स्थित होते हैं। एक कंप्यूटर चिप और सभी भाग उपस्थित होते हैं। छोटे आकार की बहुत ही है कंप्यूटर, वैसे देखें तो छोटे आकार की भी है बहुत ही। डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर का नाम दिया गया इन्हें। इस पीढ़ी में समय के बंटवारे और टाइम सेविंग की अवधारणा बहुत अधिक होती थी। वास्तविक समय प्रसंस्करण, रियल टाइम प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही नई उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे साथ ही नई उच्च उच्च भाषाओं का प्रयोग करने लगे। सी, C++, अनेक अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया। C++, बेसिक कंप्यूटर भाषाओं इत्यादि भाषाओं का प्रयोग किया गया। डेस्कटॉप को इसी पीढ़ी पर प्रयोग किया जाता था। और जो C, C++, और डेटाबेस इन्हीं का विकसित रूप माना जाता है। डेटाबेस IC इंटीग्रेटेड सर्किट और VLSI दोनों पर आधारित ये कंप्यूटर था, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कौन कौन से पर आधार पर? VLSI और इंटीग्रेटेड सर्किट, ICC, दोनों के आधारित माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर था। तो बहुत ही बढ़िया था और चिप के रूप में था, मैनेजिंग मेमोरी के रूप में कार्य करती थी ये। सेमीकंडक्टर वो अर्धचालक हो गया आईसी के अंतर्गत। जो ये माइक्रो प्रोसेसर है ना, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप की पोर्टेबल पोर्टेबल के आधारित थे, पोर्टेबल पर आधारित थे, जो बहुत ही बढ़िया कार्य करते थे। अब इस प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर चौथी जनरेशन आ गई, तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए उनमें? हाँ, कंप्यूटर के रूप में एप्पल तो आ जाना चाहिए था। हाँ, तो सही है। इन प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर की पीढ़ी का विकसित होने पर एप्पल एप्पल सेकेंड लॉन्च हो गए। VX 9000 के कौन कौन से है? एप्पल सेकेंड VX 9000 केरी, ये कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर का नाम है केरी 1/8। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर आने वाले हैं हमें, आप देख लो। यू ये ULC है ना, इन पर आधारित नहीं था, सॉरी मैंने बोल दिया इसको।
यूएलएसआई, ये वीएलएसआई और इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था। तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर कहाँ से कहाँ तक होने चाहिए? 1988 से 2000 अब तक, प्रेजेंट टाइम में जिसमें क्या क्या प्रयोग करने लगे। वहां चौथी पीढ़ी में थी इंटीग्रेटेड सर्किट, हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट मिलकर कार्य करते थे और वीएलएसआई के आधार पर कार्य करते थे। अब यूएलएसआई अल्ट्रा, ये अल्ट्रा पर कार्य कर रहे हैं। अब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के आधार पर यह कार्य करती है पंचम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी का विकास अवधि 1988 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक चालू है। माइक्रो प्रोसेसर 10 लाख के तक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता था। मतलब यहां माइक्रो प्रोसेसर था, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर था जो 10 लाख गुणा कंप्यूटर की पीढ़ी को प्रयोग किया जाता था। 10 लाख गुणा कंप्यूटर पीढ़ी का प्रयोग किया जाता था। 10 लाख गुणा पीढ़ी। इनकी गणना करने की कार्य क्षमता इतनी तिगुनी होती थी कि नैनो सेकंड में जो भी कोई प्रोसेसर डाला या जो भी कोई कमांड यूजर किसी भी प्रकार से कमांड दिया तो कुछ सेकंडों में ये कार्य कर देते थे। कोई फाइल भेजना, कोई टेक्स्ट कॉपी करना, कोई फ्लो, कोई भी मतलब कंप्यूटर का जो भी छोटा सा रूप, छोटा रूप बड़ा रूप लेकर इन नैनो सेकंड में कार्य समाप्त कर देते थे। और इनकी कंप्यूटर क्षमता, आकार भंडारण क्षमता सबसे कम हो गई। छोटे सुपर कंप्यूटर के रूप में जाने लग गए पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। पंचम या पंचम कंप्यूटर के आगे ना सुपर, सुपर कंप्यूटर के नाम से जाने लगे, सुपर कंप्यूटर के नाम से जाने लगे, जो बहुत ही इस प्रकार के कंप्यूटर तो ऐसे हो गए जो हम हाथ में लेकर मतलब कहीं पर ले जाना आने में आसान हो गए। लैपटॉप, पोर्टेबल डिस, इस प्रकार के इत्यादि कंप्यूटर होने लगे जो हम कहीं पे आसानी से कहीं पर भी जाकर अलग हम काम बैठकर कर सकते हैं। आने जाने में ये कार्य बहुत अच्छे लग गए। आने जाने में ए वे कम हो गया, बिजली खपत कम हो गई और गर्मी जो अधिक, वो पहले वाले कंप्यूटर अधिक गर्मी देते थे वो भी कम हो गई। इतना आसान हो गया काम, कहीं पर भी आप चला सकते हो इसको। अपने फोन में भी इसको लॉन्च कर सकते हो। अपने फोन में ऐप आता है, उसके रूप से कंप्यूटर ऐप खोलो, कंप्यूटर में भी लॉन्च हो जाएगा, वहां पे भी आप कार्य कर सकते हो सुपर कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर की अवधारणा कृत्रिम बुद्धि के रूप से, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर कार्य करता था। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, इस प्रकार की कंप्यूटर की पीढ़ी इंटेलिजेंस पर आधारित होने लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में ये कार्य करने लगे। वॉइस रिकॉग्निशन, मोबाइल संचार, उदाहरण बता रहा हूं मैं एक या और किन से उदाहरित किए गए। सैटेलाइट संचार, सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग को आरंभ किया गया। अब पहले उच्च स्तरीय वाली भाषाई कंप्यूटर में इनका प्रयोग किया जाता था। जावा, वीबो और नेट की शुरुआत इसी पीढ़ी में हो गई थी। मैंने 4-5 नाम लिए। जावा डॉट नेट, ये नीलियट 98 के द्वारा, मतलब ये 98 आती है ना, 98 एक कंप्यूटर औद्योगिक संस्था, कंप्यूटर की बड़ी संख्या होती है, शाखा होती है जिसमें ओ लेवल और पीजीडीसी
और अनेक प्रकार की कोर्स कराए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी विधारित होती है। वेब डिजाइन, वेब ब्राउजर इत्यादि कार्यों के जो नालेट के द्वारा इसी भाषा नेट भाषा का प्रयोग किया गया। जावा भाषा इसी में आई पंचम पीढ़ी में। वॉइस रिकॉग्निzer बोला, वॉइस रिकॉग्निzer हम बोले उसके तुरंत परिणाम मिल जाते थे, परिणाम मिलता है। कोई भी चीज को हम बोले या सर्च करना चाहते थे, वॉइस रिकॉर्डिंग का प्रयोग करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग का प्रयोग करते हैं। मोबाइल सेंसर कैसे हुआ? अब मोबाइल सेंसर ऐसे हुआ कि मैंने बोला कि सुपर कंप्यूटर कहीं भी आदान प्रदान ले जाने के लिए आसानी के रूप में जा सकता है। मोबाइल सेंसर के रूप हम हमारे मोबाइल के अंदर भी इसको डाउनलोडिंग करके चला सकते हैं। तो मोबाइल सेंसर का काम हो गया। प्रत्येक क्षेत्र में मोबाइल आजकल एप्पल के रूप में कार्य करने लगे। सिग्नल डाटा और सैटेलाइट उपग्रह, सिग्नल डाटा इत्यादि कार्य में इनका प्रयोग किया जाने लगा। ये 5 वीडियो गई है। अब देखें कौन सा। आज का मेन उद्देश्य यही था कि 5 वीडियो को पूरा करवाना था, जो आज 5 वीडियो पूरी हो गई है। अब इनसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन होता है मैं पूछ लेता हूँ। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो वही होता है जैसे जिस प्रकार मैं आपको बताऊं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया गया, आर्टिग्रेन, ठीक है। दूसरी में क्या लिया गया? ट्रांजिस्टर लिया गया। तीसरी में आरटी आईसी का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी में अनेक हजार आईसी सर्किट मिलाकर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस का प्रयोग किया गया? 10 लाख गुणा माइक्रो प्रोसेसर कार्य करने के पश्चात उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जो बहुत ही सुपर कंप्यूटर के रूप में जाने लगे। अब अलग से क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट वाली पीढ़ी में कौन से मतलब भाषा का प्रयोग किया गया? फर्स्ट जनरेशन में फोटोन तो नहीं आई, लगभग आरबीज आई थी थोड़ी बहुत। दूसरी में फोटोन और कोबाल्ट, तीसरी में कोबाल्ट और फोटोन फर्थ इत्यादि भाषा का प्रयोग किया गया। 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर का प्रयोग में उच्च स्तरीय भाषाओं के साथ जावा और .NET कंप्यूटर का भाषा का प्रयोग किया। और चौथी पीढ़ी में आपको बताया कि C++ डेटाबेस पर आधारित कार्य करती थी। ये क्वेश्चन ये इनपुट यहाँ से होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? इंटेल के द्वारा बनाया गया। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर सर्वप्रथम आया? इंटेल 404 जो सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था वो, और अभी भी वही आ रहा है। 1971 में बनाया गया था वो। ये सन जो हो सकती है एक बार 1971 वाली इंटेल प्रोसेसर की मैं आपको फिर से एक बार अवगत करा दूं। आज का लेक्चर यहीं खत्म। अब कल की वाली क्लास में हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर के रूप में एक और आता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके अनुप्रयोग इत्यादि कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। और या इनसे पढ़ने के पहले कंप्यूटर की कार्य क्षमता और शर्त क्या थी इत्यादि प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ। यदि इसमें भी कुछ गलती रहती है तो मुझे अवगत कराएं। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा अभी नए स्टार्टिंग हो रहा है तो लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है, तो आप ये ना सोचें कि ये तो घास काट रहा है। घास नहीं काट रहा हूँ, थोड़ी स्टार्टिंग के बाद में आपको अवगत रूप से अच्छी तरह से करा दिया जाएगा। आपको टाइम भी नहीं लगेगा और कम समय में आपको अधिक चीजों का ज्ञान करवाने की मेरी आवश्यकता है, मैं गारंटी देता हूँ।
ये लेक्चर कंप्यूटर आज की पीढ़ी में मैं आपको बता दूं किन किन के रूप में का हर सरकारी वैकेंसी के अंतर्गत कंप्यूटर का रोल होता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाने के बाद में भी कंप्यूटर, अगर ज्ञान है कंप्यूटर का, काम कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर में। कंप्यूटर से आप अवगत हो, अच्छी जानकारी से, इंफॉर्मेशन से जानकार हो, तो आप अच्छी तरह से चला सकते हो अपने प्रोफेसर से कार्य। इस प्रकार कोई भी बोल चो को आप कर देना, ठीक है, अपना ही भाई है, समझ गए। थैंक यू वॉचिंग के लिए। हाँ, चैनल पर फर्स्ट बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।